बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू ट्रैवल टू वर्ल्ड चैनल। फ्रेंड किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा लेना हो तो उसके दो तरीक़ेकार होते हैं। एक होता है कि आप जो जिस कंट्री का वीज़ा ले रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, और दूसरा तरीका होता है कि आप एजेंट को बीच में डालें और उसके मुताबिक अप्लाई करें। इसमें जो पहला तरीका होता है वो होता है जेन्युइन तरीका, जो एक एम्बेसी उस मुल्क का सफारत खाना जो कि रिक्वायरमेंट्स करता है उसके मुताबिक अगर आप अप्लाई करते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके मुताबिक अगर अप्लाई करें तो वो एक जेन्युइन तरीका होता है। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आप एजेंट को सिर्फ अपना पासपोर्ट देते हैं और बाकी वो डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो सारी एजेंट करता है। पहले वाले तरीके में फ़ीस ये होती है कि आपकी अगर 5,000 रुपये है तो जब दूसरे वाला अगर आप तरीका जो है वो आजमाते हैं तो उसमें आपकी कम से कम 10,000 रुपये हो जाएगी, यानी कि 5,000 उसमें ऐड हो जाएगा। आज बात करते हैं थाईलैंड की, कि थाईलैंड का जो विज़िट वीज़ा है वो किस तरह लिया जाता है और उसका क्या तरीक़ेकार है, और जो रिक्वायरमेंट्स थाई गवर्नमेंट करती है, थाईलैंड की जो एम्बेसी करती है उसके मुताबिक कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या होता है, फ़ीस क्या होती है, और डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो होता है उसकी फ़ीस क्या होती है। ये सारी बातें जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी थाईलैंड के बारे में आपको बताते चलें कि थाईलैंड जो है ये एशिया कंट्री है, और ये इसके जो बॉर्डर हैं वो मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ मिलते हैं, और इसका जो मशहूर शहर है, जो फेमस शहर है, उसका नाम बैंकॉक है। आपने अगर किसी भी दूसरी कंट्री में, मिसाल के तौर पे यूएसए या किसी और यूरोपियन कंट्री का अगर वीज़ा अप्लाई करना होता है तो आपके पासपोर्ट की जो स्ट्रेंथ होती है, आपके पासपोर्ट की जो ग्रोथ होती है उस पर बड़ा डिपेंड करता है कि आपने किसी और मुल्क में भी कोई विज़िट किया है कि नहीं किया। और इस चीज़ की बड़ी वैल्यू होती है जब आप किसी यूरोपियन कंट्री का या किसी और कंट्री का, अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो चेक करते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि आप कोशिश करेंगे अगर आपने किसी अच्छी जगह ट्रैवल करना है तो अपने पासपोर्ट की थोड़ी सी जो ग्रोथ है वो बनाएं। उसके लिए फिर जो छोटी छोटी कंट्रीज़ होती हैं जिनके वीज़े मिलते भी आसानी से हैं और आप विज़िट भी कर सकते हैं, इसमें मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, इस तरह की कंट्री हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक बेल का आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आप आसानी से देख सकें। अब इसका जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने गूगल पे जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में, आपने गूगल में जो है जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री की एम्बेसी को ढूंढना है। गूगल के ऊपर जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने वो एम्बेसी आ जाएगी। अब इसी तरह जो है वो थाईलैंड का हमने अप्लाई करना है आज वीज़ा, तो थाईलैंड का जो प्रोसीजर है और उसकी एम्बेसी जो है वो आपके सामने है, डिस्प्ले में आपके सामने आ रही होगी और आपको नज़र भी आ रही होगी कि हम लोग थाईलैंड की जो एम्बेसी है उसके होम पेज पे हैं। अब इसमें जो तरीक़ेकार है, जो इसका सारा सिस्टम है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, सारी बातें आपको बताऊँगा, डिटेल्स वाइज बताऊँगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो जो डॉक्यूमेंटेशन इसमें होती है वो भी आपको बताऊँगा, और इसका जो लिंक है वो भी मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ही आप क्लिक करें और एम्बेसी में पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमने वीज़ा अप्लाई करना है। मेन पे अब जब आएंगे तो आपको कुछ इस तरह के जो है डिस्प्ले आएगा, हमने वीज़ा सर्विस में जाना है। वीज़ा सर्विस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वीज़ा के मतलब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आगे जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ डिस्प्ले इस तरह का आएगा। वीज़ा सर्विस में उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया हुआ है कि अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन करवानी है या डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं तो इस डेट को आना है, और ये जो डेट्स हैं ये वो हैं कि जो इनकी छुट्टियां होती हैं, जिस दिन एम्बेसी बंद होती है। इसी तरह यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये एक साइड पे जो है वो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आप पहले देख लें टाइम फ्रेम फॉर वीज़ा, एथोराइज्ड वीज़ा, ड्रॉप बॉक्स एजेंट, वीज़ा फीस स्ट्रक्चर एंड वीज़ा कैटेगरी, वीज़ा इंस्ट्रक्शन, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, रिपोर्ट ऑन करप्शन केसेस, 10 क्वेश्चन अबाउट थाईलैंड। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे उन्होंने दी हुई है और आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। अब जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो जो इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये डिस्प्ले में आपको आ रहा होगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर थाईलैंड वीज़ा
सेल्फ सबमिशन मंडे फ्राइडे खुद आपको जाना पड़ता है और जो है वो वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपने एजेंट के ज़रिए जाना है तो फिर ये जो एक लिंक उन्होंने नीचे दिया हुआ है, थ्रू आवर 17 ऑफिशियल एजेंट प्लीज़ विजिट अस, ये उनके एजेंट जो हैं उनका बाकायदा तौर पे किया। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एजेंट्स जो हैं वो उनका सारा डाटा आ जाएगा। अब अगली बात जो आपके साथ डिस्कस करनी है कि कितने टाइम में लगता है और क्या इसका प्रोसीजर होता है। वीज़ा जो है, वीज़ा किस टाइप का होता है वो भी आपको बताता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ वीज़ाज आर अवेलेबल, टूरिस्ट वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। अब टूरिस्ट वीज़ा जो होता है उसमें सिंगल एंट्री भी है और मल्टीपल एंट्री भी है। इसी तरह ट्रांजिट वीज़ा जो है उसमें भी सिंगल एंट्री भी है, डबल एंट्री भी है और ट्रिपल एंट्री भी है। ये वीज़ा कैटेगरी है। 5 दिन में ये जो है वो वीज़े का प्रोसीजर होता है, 5 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। अब जो वीज़े की फ़ीस होती है वो भी उन्होंने मेंशन की हुई है। अगर आप सिंगल एंट्री के साथ टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं यानी कि विजिटर वीज़ा लेते हैं तो उसकी 5,000 रुपये फ़ीस है सिर्फ। अगर वही वीज़ा आप मल्टीपल एंट्री में लेते हैं तो उसमें वो 25,000 रुपये फ़ीस है। मतलब एक दफ़ा आपने वीज़ा लिया, जितनी दफ़ा मर्ज़ी एंट्रीज़ करें आएँ जाएँ तो वो 25,000 रुपये फ़ीस है। इसी तरह अगर ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं सिंगल एंट्री के साथ तो वो 4,000 रुपये का, और नॉन इमिग्रेट्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो 25,000 का। ठीक है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट अस, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानियों के लिए नहीं है और अफगानिस्तानियों के लिए भी नहीं है। मिनिमम जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है, जो रिक्वायरमेंट वो करते हैं कि अगर आपने थाईलैंड का वीज़ा जो है वो अप्लाई किया है, विज़िट करना है तो आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए। यूएस से डॉलर की बात करें तो $700 होने चाहिए, जो पाकिस्तानी तकरीबन कोई 60-70 हज़ार के राउंड बनते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास अगर थाई में जो उनकी करेंसी है तो वो 20,000 होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इस वीज़े के लिए वो उन्होंने बाकायदा तौर पे यहाँ पे लिखी हुई हैं। 2 एप्लीकेशन फार्म्स हैं। ये एप्लीकेशन फार्म जो है यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। कवर लेटर चाहिए, कंपनी वर्किंग लेटर चाहिए। आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उसका लेटर बनवा लें, छुट्टी का लेटर बनवा लें, और अगर वैसे आप जो है वो कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का बता दें। आपको कवर लेटर एक बनाना पड़ता है। ठीक है। इसके साथ एक पासपोर्ट चाहिए आपको, पासपोर्ट की सिर्फ एक तस्वीर चाहिए और उसकी जो डेट, वैलिड डेट जो होनी चाहिए वो 6 मंथ होनी चाहिए, मतलब 6 माह तक वो वैलिड होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट चाहिए पिछले 1 साल की, आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट वो रिक्वायरमेंट करते हैं। मैक्सिमम आपका जो बैलेंस है वो 2 लाख रुपये, बीच में लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख होना चाहिए। 2 फोटो पासपोर्ट साइज 2 तस्वीरें आपको चाहिए। इसी तरह 2 जो आपका शनाख्ती कार्ड है, आईडी कार्ड जो होता है उसकी कॉपी चाहिए, और 2 ही आपको पासपोर्ट की कॉपीज चाहिए। एनटीएन लेटर जो होता है ये मस्ट है। किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके साथ एनटीएन लाजमी लगता है। एनटीएन लेटर जो है वो चाहिए। कंफर्म एयर टिकट चाहिए और होटल बुकिंग चाहिए। हो जाती है, फ्री में हो जाती है, कोई इसके ऊपर मसला नहीं होता। किसी की भी होटल की बुकिंग जो है वो आप ऑनलाइन बुक कर लें। ठीक है। पे बाद में करें, पहले ऑनलाइन बुक कर लें। ठीक है जी, वो आप साथ लगा सकते हैं। कंफर्म टिकट वापसी की आपकी जो टिकट होती है, रिटर्न टिकट, वो भी कंफर्म होनी चाहिए, और जाते वक्त भी जो वो तो होनी है कंफर्म टिकट। इसके साथ बैंक स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल उन्होंने नीचे फिर मेंशन किया हुआ है कि 1 साल की बैंक स्टेटमेंट जो है वो ज़रूरी है। इस बैंक स्टेटमेंट नेसेसरी फॉर एनी कैटेगरीज ऑफ वीज़ा, यस 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट नीडेड। पुलिस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरह जो है नीचे इज़ अ बिजनेस वीज़ा एप्लीकेशन, यस वी डू हैव बिजनेस वीज़ा, नॉन बी फॉर सिंगल मल्टीपल एंट्रीज। ये तो हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हमने उनको देनी होती हैं, उनके ऊपर पूरा उतरना होता है, हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ है कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स के बगैर देते हैं तो फिर उसके लिए ये होता है कि आपके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, किसी एजेंट के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। इनके बाकायदा तौर पे अपना जो थाईलैंड की एम्बेसी है उसने भी बाकायदा तौर पे अपने एजेंट हायर किए हुए हैं। तो वो एजेंट्स जो हैं वो 2018 से 2019 तक जो हैं वो जो एजेंट्स थे जो इनके पास अवेलेबल हैं उनके बाकायदा तौर पे नाम मेंशन है। वो भी मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके एड्रेस भी दे दूंगा। तो जो थाईलैंड एम्बेसी ने खुद उनको लीगल किया हुआ है और ख़ुद उनसे ये काम करवाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप डायरेक्ट एम्बेसी में नहीं जाना चाहते तो आप उनके ज़रिए काम करवा सकते हैं। ये फ़ीस स्ट्रक्चर है वीज़ा कैटेगरी का, हर कैटेगरी जो है उसका फ़ीस का लिखा हुआ है। सिंगल एंट्री वीज़ा जो है 6 मंथ का होता है, 3 मंथ्स का होता है, और
60 डेज यानी कि 60 दिन जो है वो आप एंट्री वहाँ पे रख सकते हैं। 4,000 रुपये का मल्टीपल एंट्री जो 6 मंथ का है अप टू 60 डेज, मतलब 60 दिन से ऊपर भी आप जा सकते हैं। 20,000 रुपये फीस है। इसी तरह जो सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री वीज़ा उनकी भी फीस है। ये एक स्ट्रक्चर जो मुकम्मल जो स्ट्रक्चर है वो उनने मेंशन किया हुआ है। अब इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई मसला हो, अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहें तो वो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में जो है वो ज़रूर हमारे साथ रब्ता किया करें। हमें अगर आपको कोई मसला हो तो हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताएंगे। ये वो तरीक़ेकार हम लोग आपके साथ मेंशन करते हैं, आप लोगों को बताते हैं जो इजी तरीके होते हैं और जिसमें डॉक्यूमेंटेशन करवा के आप आसानी से वीज़ा ले सकते हैं। दूसरे बड़े तरीके हैं जो मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है कि आप एजेंटों के ज़रिए भी काम करवा सकते हैं। हर तरह से काम हो सकता है। तो ये सारा जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अख्तियार करना चाहते हैं। ये वाले डॉक्यूमेंट्स अगर देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100% आपको वीज़ा मिलेगा। जो दूसरा तरीका होता है जिसमें सिर्फ आप अपना पासपोर्ट देते हैं, उसमें वीज़े का रिस्क होता है। 100 में से 50% होता है कि आपका वीज़ा लग जाए, 50% होता है कि आपका वीज़ा ना लगे। और ये एक चीज़ ज़हन में रखें कि मिसाल के तौर पे आप फीस एजेंट को दे रहे हैं 10,000 12,000 रुपये, तो वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फीस नॉन रिफंडेबल होती है। वीज़ा फ़ीस की टेंशन नहीं होती, फ़ीस तो बंदा फिर भी भर सकता है, लेकिन आपके जो पासपोर्ट होता है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ता होता है। एक चाहे किसी भी किस्म का मुल्क हो, उसकी एम्बेसी जब आपका वीज़ा रिजेक्ट करती है तो आपके जो पासपोर्ट की ग्रोथ होती है उस पर बड़ा असर पड़ता होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आपने जो भी काम करवाना हो वो लीगल तरीके से करवाएं, डॉक्यूमेंटेशन के साथ करवाएं। इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।